वो सारे के सारे उनका पहुंचना जारी है और रैदर सभी लोग अब पहुंच चुके हैं। तो जो भी बात हो रही है, जो मंत्रणा हो रही है, वो तो बातचीत के बाद ही निकल के सामने आएगी। लेकिन डीएमके के बारे में ये माना जा रहा था कि शायद डीएमके इस डिनर में शामिल नहीं होगी, लेकिन डीएमके भी इसमें शामिल हुई है और उनके लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखिए, ममता बनर्जी तो पहले ही साथ छोड़ चुकी। मुलायम और मायावती को पहले लंच के तहत बुला लिया गया। अब ये इसमें यूपीए कुनबे के कौन से लोग हैं डीएमके के अलावा जो वहां आए हैं? कुछ जानकारी है क्या? जी, मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कौशलेंद्र, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो जो यूपीए का कुनबा है, उस कुनबे के की ममता बनर्जी पहले चली गई, मुलायम और जी, मायावती को लंच के तहत बुला लिया गया। इसके बाद ये डीएमके को आना है। डीएमके के अलावा और कोई है क्या उस कुनबे में जो वहां आने वाला हो? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। जी, ऐसा लग रहा है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, हम वहां से आते हैं, अपने स्टूडियो वापस लौटते हैं और स्टूडियो में अली अनवर साहब से बात करते हैं कि नहीं, अली अनवर साहब हमारे साथ ओबी पर जुड़े हुए हैं। क्षमा कीजिएगा, मैंने कह दिया कि स्टूडियो में है। अली अनवर साहब, ये आगामी सत्र को नियंत्रित करने के लिए ये पार्टी बुलाई जा रही है, ये स्ट्रैटेजी के तहत बुलाई जा रही है। क्या स्ट्रैटेजी इवॉल्व हो सकता है अली अनवर साहब? देखिए, नमक खा करके भी नमक का शरीयत नहीं देने की रवायत रही है जी। और राजनीति में तो यह बहुत होता है, धड़ल्ले से होता है। जी। वैसे रूलिंग पार्टी का ये तरीका है, अपोजिशन के साथ भी मीटिंग करते हैं लोग, लेकिन फिर सवाल असल ये है कि जनता का मूड क्या है। जी। पॉलिटिकल पार्टियों को अगर सरवाइव करना है, इलेक्शन सर पर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और विदेश के हाथ में एफडीआई को के जरिए गिरवी रखने का, जी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पूरे, और उससे कई वॉलमार्ट जैसी कंपनियां आ रही हैं, तो वो तो बहुत बड़ी हैं। और जो मुल्क आर्थिक रूप से गुलाम हो जाता है, उसकी राजनीतिक आजादी भी नहीं बचती है। जी। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा मसला है और जनता भी देख रही है सब ये नाटक ड्रामा, और जनता के मूड का असर पॉलिटिकल पार्टियों पर भी होगा, मैं यही समझता हूं। जी, बिल्कुल आप सही समझते हैं। हो सकता है आप जो कह रहे हो ऐसा ही हो, लेकिन हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, उसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। संपत पात्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। संपत जी, आप क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये भात दाल सब्जी जो खाने की जो परंपरा चल निकली है, ये कितना आगे लेके राजनीति को जाती है? उदय जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से भात दाल और सब्जी कह दिया। जी। मैं याद दिलाऊं, ये भात दाल सब्जी नहीं खा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी पकवानें, बिरयानी खाने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो षड्यंत्रकारी रात्रि भोज, जिसको आपने बड़े प्यार से डिनर डिप्लोमेसी कहा, ये षड्यंत्रकारी रात्रि भोज है, जिसमें इन्होंने कुछ दानव भी छुपा रखे हैं। सीबीआई रूपी दानव है, वहाँ पैकेजेस भी हैं, जिससे सभी मित्रों को डराने धमकाने का भी काम चल रहा है और मनाने का काम चल रहा है। आप देखिए, कुछ दिन पहले दीदी ने, ममता जी ने जो कहा था कि एफडीआई पे वे एक रेजोल्यूशन लाएंगी जब सत्र आरंभ होगा और उस पर वोटिंग कराएंगी। और मुझे याद है मुलायम सिंह जी ने भी इसका समर्थन देते हुए कहा था कि अगर ममता जी नहीं लाएंगी तो हम ले आएंगे इस पर रेजोल्यूशन।
तो स्वाभाविक है कि रात की नींद उड़ी हुई है सरकार की और माथे पर सिकन है। इसी डर के कारण इस प्रकार के षड्यंत्रकारी भोजों का आयोजन किया जा रहा है। मगर मैं याद दिला दूं, एफडीआई जो इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कोई भी पार्टी जनता के विरोध जाने की चेष्टा तक नहीं करेगी, डिनर जरूर खाएगी। मगर जैसे मैंने कहा, और आपको याद दिलाऊं, अभी डीएमके ने कुछ दिन पहले, मुझे याद है करुणानिधि जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने 200 पिक्चरों के स्क्रिप्ट लिखे हैं और जब तक इन स्क्रिप्ट में सस्पेंस नहीं होता है पिक्चर हिट नहीं होता है। अभी तक उन्होंने अपने स्क्रिप्ट का खुलासा नहीं किया है। मुझे लगता है उनके स्क्रिप्ट में यह है कि जो उनके अभी भागीदारी आ रहे डिनर खाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मालूम पड़ा कि जहर भी उन्होंने ही मिलाया था। स्क्रिप्ट का सस्पेंस यही खुलेगा। आप देखिएगा सरकार गिरेगी। दो तरह के डिनर होते हैं, एक तो नियुक्ति पर होती है और एक विदाई पर होती है। वैसे ये विदाई वाली डिनर चल रही है, बहुत जल्दी ही सरकार जाने वाला है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इसको शकील अंसारी साहब? आप इस डिनर को, ठीक बात है स्ट्रैटेजी के तहत डिनर हो रही है और निश्चित तौर से सरकार को बचाने की कवायदें होंगी और उसी पे चर्चा हो रही होगी, लेकिन आपको क्या इससे निकलते हुए निहितार्थ क्या दिखाई दे रहे हैं शकील साहब? तो हमारे भाई बोल रहे थे वो षड्यंत्रकारी डिनर और क्या क्या शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए नहीं अमर्यादित है, इसलिए कि मैं हम लोग आपकी बात सुनिए। अब वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अक्सर, हाँ, बैठकों के, अली अनवर साहब अभी कह रहे थे, अपने दलों के साथ भी बैठ के चाय पीने का या खाना खाने का और डिस्कशन, मेन तो मकसद डिस्कशन होता है। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है जो पार्लियामेंट में सरकारें चलाने का एक सिलसिला है जिसमें विपक्ष भी सरकार का अंग मानी जाती है जी। और उसमें ये सिलसिला एनडीए के दौर में भी चलता था और अभी भी दौड़ रहा है। अब उसको इस तरह का उपयोग जो कर रहे हैं हमारे छोटे भाई, अच्छा, उनको समझदारी थोड़ी सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की आ जाए तो अच्छी रहेगी। इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब जहां तक ताल्लुक है मूल्य बातों का, मूल्य बात यही है कि जो अभी पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है ये साधारण नहीं है, इसलिए कि इसमें विषय जो हैं बड़े गंभीर हैं जी। और दोनों तरफ से मामलात ये है कि कुछ दल समझते हैं कि ये हितकारक है, कुछ लोग समझते हैं कि ये देश के हित में नहीं है और इस पर ये एक फाइनल भूमिका इस पार्लियामेंट के सेशन में होनी है। तो निश्चित रूप से कोई एक पार्टी की सरकार चल नहीं रही है, ये एक गठबंधनों की सरकार है और विपक्ष भी गठबंधनों का है, एनडीए जो विपक्ष है। तो अब ऐसी हालात में जब सरकार का एक सेशन, महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, तो उसके अंदर अपने दलों के साथ, पहले पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने देखा बैठ के जरूरी है अपने, अभी कांग्रेस पार्टी ने मिनिस्टर और सरकार के बीच संवाद कराया, यानी उसमें मजबूती से संवाद आया कि एकजुट हो एक पार्टी। फिर उसके बाद पार्टी में उन्होंने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ कार्य किए। अब आप अपने सहयोगी दलों के साथ एक डिस्कशन करके इस मामले को कैसे शॉर्ट आउट कराया जाए, पार्लियामेंट के सेशन चले, यूपीए की सरकार कैसे चले, ये एक स्वाभाविक कार्यक्रम है। अनवर साहब, हम देख लेते हैं एक बार फिर से कि 7 RCR पर क्या हो रहा है। हमारे कौशलेंद्र वहां पर अब तक बने हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या आवाज आ रही है मेरी आप तक? कौशलेंद्र, क्या आवाज आ रही है मेरी? जी नहीं, मैं नहीं सुन सकता आपको। मेरी आवाज नहीं आ रही कौशलेंद्र आपको? कौशलेंद्र, चलिए कौशलेंद्र तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं सोच रहा था कि एक बार जान लेता कि वहां डिनर आरंभ हो चुका है या नहीं और डिनर में कौन कौन लोग शरीक हुए हैं। हमारे एक और अतिथि बहुत देर से चुप बैठे हैं, हम उन तक चलते हैं, मनोहर मनोज जी के पास, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका लब्बो लुबाब क्या निकलेगा, क्या फ्लोर मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ऐसी क्राइसिस वाली कोई बात सरकार के सामने नहीं आने वाली है और कोई भी डिस्कशन के बाद उसमें शायद मतदान का प्रावधान नहीं ही रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव कोई नहीं चाहता। क्या मानते हैं आप मनोहर मनोज जी? मनोहर मनोज जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? मनोहर मनोज, लग रहा है मनोहर मनोज तक भी हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। यही सवाल हम लेते हैं पात्रा जी से और उसके बाद हम लेते हैं शकील अंसारी साहब से।
जी शकील साहब जी, सवाल यही है कि ऐसा लग रहा है कि ये चर्चा परिचर्चा तो होती रहेगी, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि 184 के तहत ये डिस्कशन होने वाला है और सरकार पर किसी किस्म का खतरा है। तो अगर खतरा नहीं है तो फिर इस तमाम बैठक और मुबाहिसों का और चर्चाओं का ये सिलसिले की जरूरत क्या है? नहीं, वैसे खतरा है जी, खतरा है, इसीलिए खतरा को मैनेज करने की जो ये चेष्टा चल रही है उसी की परिणति है जी। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ममता जी ने भी, मुलायम जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसके खिलाफ वोटिंग तक करेंगे और रेजोल्यूशन लाएंगे। और वामपंथ भी एक तरह से पूरी तरह से लामबंद हो गई है, संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया है कि किसी भी कीमत पे देश को एफडीआई के हाथ बेचना नहीं है। तो स्वाभाविक है कि मुझे तो लग रहा है, लेकिन किसी ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं कहा कि हम नियम 184 के तहत कोई नोटिस दे रहे हैं जिस पे चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान है। समय है उस पे जरूर कोई चलिए नोटिस देगा। मनोहर मनोज जी से हम जुड़ गए हैं, एक बार मनोहर मनोज जी से पूछ लेते हैं इस बात को कि मनोहर मनोज जी, आप क्या मानते हैं, क्या सरकार पर कोई आसन्न संकट है जिसको निपटाने के लिए ये डिनर डिप्लोमेसी हो रही है? मनोहर मनोज जी, मैं आपके प्रश्न को बहुत सुन नहीं पाया, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं अपने अनुमान से वो ये कि चिंता की लकीरें कांग्रेस पार्टी पर एफडीआई, मल्टी रिटेल ब्रांड में एफडीआई को परमिशन को लेकर के बिल्कुल दिख रही है कि कहीं उन्हें 184 नियम के तहत अगर वोटिंग करनी पड़ी तो जिस तरीके से उनके एलआई जो है इस मुद्दे पर उनका साथ नहीं देते बन रहे हैं, तो उन्हें इस बात को लेकर के वो एक फ्लोर मैनेज करने के लिए डिनर डिप्लोमेसी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसे कि राजकाज का इतना लंबा तजुर्बा है और जिस तरीके से अपने ऑकवर्ड सिचुएशन को वो मैनेज करती हैं, जब एनडीए एक वोट से जो है वो सदन में हार जाता है, सरकार गिर जाती है और 22 वोट कम होते हुए भी कैश फॉर वोट स्कैम के जरिए न्यूक्लियर डील पर इसी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बचाई है। परंतु एफडीआई को लेकर के जो ये कांग्रेस पार्टी इतनी सीरियस है, मुझे लगता है कि इनका पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, इनके जो सलाहकार जो हैं इन्हें ठीक सुझाव नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती इस पार्टी ने जो की है वो एलपीजी का जो कैप जो 6 तय किया है, इन्हें यही मुद्दा इन्हें अगले चुनाव में हराने के लिए काफी है। जिस तरीके से उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बात को लेकर काफी दबाव बन रहा है कि एलपीजी का कैप बढ़ाएं, और उत्तराखंड में उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने उनके कहा कि एलपीजी की वजह से हम चुनाव भी हार गए, और हिमाचल और गुजरात का चुनाव भी इस बात को जो है बताएगा। तो मुझे लगता है एफडीआई को लेकर के कांग्रेस पार्टी जितनी गंभीर है, जिस तरीके से अगला जो सेशन जो वो मैनेज करने की फिराक में है, अगर उन्हें अगर थोड़ी भी अगर राजनीतिक अकल हो तो उन्हें एलपीजी वाला निर्णय जो है एक तरह से फिर से रिवाइज करना चाहिए। और एफडीआई को लेकर के अगर उनका वो गिर भी जाता है तत्काल, अगर उनका समर्थन नहीं भी जुट पाता है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसे बहुत बड़ी राजनीतिक हार के रूप में नहीं लेगी, परंतु विपक्षी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हैं। एलपीजी जनता से ज्यादा बड़ा मुद्दा है एफडीआई के बजाय, परंतु एफडीआई रिटेल को लेकर के यह पार्टी ज्यादा गंभीर। चलिए मनोहर मनोज जी, हम अंतिम कमेंट ले लेते हैं। हम शकील अंसारी साहब से अंतिम कमेंट ले लेते हैं कि इस डिनर डिप्लोमेसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार पर खतरा नहीं है। देखिए, डिनर डिप्लोमेसी की जो बात कह रहे हैं, ये अस्वाभाविक कोई काम नहीं हो रहा है। हर सेशन के पहले यूपीए के अंदर, यूपीए और विपक्ष के कई मुद्दों पर पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर सब पार्टियों को बुला के इश्यूज पर बातें करते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में बातचीत करने का एक सिस्टम है, और उसके लिए चाय पर बुलाइए, लंच पर बुलाइए, डिनर पर बुलाइए, मकसद होता है बातचीत करना। तो ये जो यूपीए की आज बातचीत चल रही है, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि ये सेशन बड़ा गंभीरता से इस सेशन में इश्यूज उठने वाले हैं। तो उसके लिए सरकार अगर तैयारी अपनी पहले से पूरी तरह करती है तो बहुत अच्छा काम करती है। सरकार अगर अपने आप को तैयार कर रही है तो हम समझते हैं ये बुरी बात नहीं है और अच्छी बात है। और उसमें ये भी तय होगा कि कई विपक्ष जो गठबंधन के लोग हैं, उनको कई मामलों पर अगर कोई सरकार के कुछ मामलों से शिकायत है, जिस बात की अभी चर्चा हमारे भाई कर रहे थे, तो वो सब बातें भी उठेंगी। चलिए शकील साहब, समय की तंगी है।
शकील साहब, समय की तंगी है, बिल्कुल सही है। ये अगर डिनर हो रहा है और इसमें बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है। तो फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ जो आज के हालात पर सटीक टिप्पणी करती है। इसे लिखा है भवानी शंकर ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, हमारे अतिथियों को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। धन्यवाद। हाड़ सूखे, खेत बंजर और ये जलता मकान, देखना है चुप रहेगा और कब तक आसमान। कोख धरती की हरी होगी वहां पर दोस्तों, आदमी हल में जुता होगा जहां लोहू लुहान। बाढ़ फिर आएगी, बस्ती डूब जाएगी तेरी, मुख बनकर कब तलक देखेगा खतरे का निशान। एक दिन उनकी अटारी तक पहुंचना है इसे, ये लपट जो हो चुकी है वक्त से पहले जवान। भेड़िए कल आए थे, आएंगे कल फिर भेड़िए, फैसले का वक्त होगा, तान कर रखना कमान। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारी मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ